नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। इस वीडियो में हम जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक ही वीडियो में जितने भी पिछले साल के आपके प्रश्न पूछे गए थे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, उन सभी प्रश्न को हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये क्लास उन्हीं के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो हमारा पूरा थ्योरी क्लास देखा हुआ। यानी कि साथियों, डाइजेस्टिव सिस्टम जो चल रहा है आपका, ये जो इसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन उसी को बनाने में मज़ा आएगा, उसी को अच्छे से क्लियर होगा जो थ्योरी देखा है। थ्योरी इसका मैंने पहले ही क्या किया है, क्लियर करा दिया। आप सर्च कर लीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम बाय राजकुमार सर, आसानी से वो आ जाएगा। पूरा थ्योरी मैंने नोट्स वाइज आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कितना भी कमज़ोर आप हैं, साइंस समझ नहीं आता, तो मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ। अगर वहाँ भी अगर नहीं खोज पाते तो सबसे आसान तरीका आपके लिए है, कुछ नहीं करना, बस हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा होगा NCERT साइंस बैच बायोलॉजी, तो उसमें आप नीचे करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तो आपको जो वहाँ पर दिख जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ाया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डी का एग्जाम साथियों है, उसमें आपका क्या है, उसमें आपका साथियों 25 नंबर का साइंस होता है और बिना साइंस के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए साइंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको पढ़िए। तो मैंने आपके लिए क्या किया, बिल्कुल फ्री बैच साथियों स्टार्ट किया। कोई आपको कहीं से भी पेड कोर्स साइंस का लेने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम से पहले पूरा साइंस हम आपको डिटेल में ख़त्म कर देंगे, हर एक चीज़, ताकि साइंस के लिए आप साइंस में जो आप हैं 25 में 25 स्कोर कर पाएँ, अगर आप पूरा हमसे जुड़े हुए हैं एग्ज़ाम तक, समझ गए ना। और डेली सुबह 7 बजे होता है, और हो सकता है कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन मैं पूरा चीज़ पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। मतलब लगभग चीज़ में मैं पढ़ा दिया हूँ। क्या क्या पढ़ा दिया एक बार बोल देता हूँ। कोशिका चैप्टर यानी बायोलॉजी से हमने स्टार्ट किया था, कोशिका चैप्टर हमने पूरा पढ़ा दिया, सेल चैप्टर, फिर टिश्यू ऊतक चैप्टर पूरा पढ़ा दिया। उसके बाद अब एक और चैप्टर पूरा पढ़ा दिया जिनका नाम था लाइफ प्रोसेस। ये 3 चैप्टर बायोलॉजी का अभी हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है अभी। अगर आप नहीं उनको तैयार किए तो उनको एक बार तैयार कर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा अगर हम पढ़ा देंगे तो फिर छूट जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा करने में, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस चीज़ को करिए, एक बार पढ़ के देखिए हमसे, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वगैरह क्लास वगैरह का नोटिफिकेशन जो भी है सब चीज़ वही आपको मिलता है। साइंस बाय राजकुमार टेलीग्राम का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए हम अपने हाथ से लिखते हैं क्योंकि हमारे पास उतना भी जुगाड़ है नहीं, है ना। तो मेहनत आपके लिए बहुत हम कर रहे हैं, तो खैर आप लोग समझ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कह रहा है निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। अब देखिए पाइसीकरण का मतलब पता है क्या होता है, बोलेंगे पाइसीकरण का मतलब साथियों होता है यहाँ पर कि पाइसीकरण का मतलब यहाँ पर हुआ इमल्सिफिकेशन। क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन। हम जो वसा जो खाते हैं साथियों, जो हम क्या खाते हैं, वसा खाते हैं, खाली वसे खाते नहीं, हम क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध खाते हैं, घी खाते हैं, मीट खाते हैं, पनीर खाते हैं, तमाम प्रकार के भोजन साथियों हम डेली खाते हैं। तो सभी में क्या होती है, अलग अलग पोषक तत्व होती है। तो साथियों हम जो अब घी खाते हैं, तो घी में क्या होता है, घी में साथियों आपका होता है वसा। क्या होता है, वसा पोषक तत्व होता है। तो जब भोजन खाएंगे तो उसमें जो घी खाएंगे तो उसमें जो वसा है उनका पाचन होना चाहिए, तभी ना आपको उससे एनर्जी मिलेगा। नहीं पचेगा तो आपको उससे एनर्जी यानी कि ऊर्जा नहीं मिलेगा, समझ गए ना। और पचाता कौन है, पचाता है आपका एंजाइम, उस पर क्रिया करता है जिससे उनका पाचन होता है। तो मेरे भाई बता देता हूँ, जो वसा होते हैं ना साथी, जो घी में वसा पाया जाता है वो जटिल अणु होते हैं। क्या होते हैं, जटिल अणु होते हैं। जटिल अणु का मतलब क्या होता है, जो वसा होता है वो थोड़ा सा बड़ा अणु होता है, और इनको पचाना, हमारी कोशिका तो बहुत छोटी होती है, इसको पचाना क्या है, कठिन है। तो इस जटिल को यानी इस बड़े को अगर छोटा में तोड़ दिया जाए, सरल अणु में तोड़ दिया जाए, तो पचाना आसान हो जाएगा। तो कौन तोड़ता है साथियों, इसको तोड़ता है एंजाइम। कौन तोड़ता है, एंजाइम तोड़ता है। तो सिंपल सी बात है साथियों, पाइसीकरण का मतलब हो यहाँ पर हो गया वसा के बड़ी गोली को, वसा के जो वसा का बड़ा अणु है, वसा के बड़े अणु को वसा के छोटे अणु में तोड़ना, वसा के छोटे छोटे अणु में तोड़ना ही प्रोसेस क्या कहलाता है, पाइसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइसीकरण। और पाइसीकरण कौन करवाता है, कौन करवाता है, पितरस। कौन करवाता है, पितरस करवाता है। और ये बताइए पितरस होता कहाँ, अरे पितरस कहाँ बनता है, कहाँ से निकलता है, तो बोलेंगे सर यकृत से निकलता है। वही बात है, जो थ्योरी देखा होगा उसको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो पितरस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पितरस कौन निकालता है, यकृत। तो यकृत अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। दंत क्षय का मतलब क्या हुआ, दंत, दंत मतलब दांत हो गया, है ना। दंत मतलब यानी कि टूथ डिके, टूथ डिके यानी कि दंत क्षय, यानी कि दांत में प्रॉब्लम हो जाना। दांत का जो ऊपर वाला पार्ट है ना साथियों, दांत का जो ऊपर वाला पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट, उसको कहते हैं इनेमल।
क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और ये इनेमल क्या होता है, हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। कौन, इनेमल होता है, ठीक है ना। तो दंतछय का मतलब होगा कि आपका जो इनेमल है ना, इनेमल साथियों, आपका इनेमल को ही हिंदी में दंतवल्क कहते हैं। इनेमल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, दंतवल्क कहते हैं। तो दांत आपका सड़ने होने लगा, मतलब इनेमल आपका कमजोर हो गया। तो कोमल, कोमल मतलब कमजोर होता है ना, तो कमजोर दंतवल्क। समझ गए ना बात को। चलिए नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। वही बात है, पूर्ण पाचन कहाँ होगा, तो ये आपका होता है छोटी आंत में। यानी कि भोजन जो हम खाते हैं, जो भी खाए दिन में, दाल भात पापड़, जो भी खाए, दही चीनी जो भी खाए, सबका पाचन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में बोले तो छोटी आंत में। समझ गए ना बात को। चलिए, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में, आहार में मौजूद छोटी आंत में, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। वही बात आ गया, अभी वसा क्या होता है, बड़ा गोलिका होता है। अब रीजन पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम फास्ट लेकर चलेंगे, इसलिए कि अगर मान चलिए इसमें भी हम बहुत ज़्यादा टाइम देते तब तो बेकार है मेरा थ्योरी पढ़ना, है ना। इसलिए थोड़ा हम क्या करें, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वीडियो में, क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा हम फास्ट खींचेंगे। समझ गए ना बात को। थ्योरी जिसको पढ़ना, जो मैंने बोली दिया उसको जाकर कर लो, तभी भाई इसको देखना। जो पढ़ रखा है उसको मज़ा आ रहा होगा। कर आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। साथियों, पढ़ते हैं ऑप्शन, क्योंकि अमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते हैं। अमाशय, देखिए सबसे पहली नंबर बात कि अमाशय में जो है वसा पूरी तरह से पचता ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते। ये करेक्ट बोल रहा है। यानी साथियों कहने का मतलब यह है, अब चूँकि घी में वसा है, वसा की बात करें ना, घी में वसा है, दूध में भी आपका वसा होता है। तो घी दूध मान चलिए खाएं, तो खाएं तो सबसे पहले भोजन कहाँ रखेंगे, मुंह में रखेंगे। फिर मुंह से कहाँ आएगा, गले के द्वारा, यानी कि ग्रास नली के द्वारा आपका आएगा अमाशय में। अमाशय मतलब पेट होता है। तो अमाशय में साथियों क्या होता है, जलयुक्त कर्दम का मतलब यहाँ पर यह हो गया। यहाँ पर जलयुक्त कर्दम का मतलब समझ लीजिए एंजाइम, जो अमाशय के द्वारा एंजाइम निकलता है ना, वो क्या कर साथियों, वो वसा को अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर पाते हैं। अब वसा को अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर पाएंगे मतलब वसा की गोली को नहीं तोड़ पाते हैं ज़्यादातर। समझ गए ना बात को। इसलिए वो क्या है आपका वसा का गोली वसा का जो गोली है, यानी वसा का अणु जो है, यहाँ जो गोली वर्ड बोल रहा है ना, वसा का गोली मतलब यहाँ पर अणु समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हर बार यहाँ पर गोली का ही यूज किया जाता है साइंस के द्वारा, जब पूछा जाता है रेलवे के द्वारा या कोई भी एसएससी में पूछा जाता है, तो वसा के अणु बहुत कम लिखता है, वसा के गोली ही लिख देता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होता है, छोटी आंत में बड़ा होता है, क्योंकि अमाशय में उसका उस पर क्रिया ही नहीं कर पाया अमाशय का एंजाइम। समझ गए ना बात को। चलिए, तो क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव में आहार नाल इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। देखिए, आपको हम चार पांच प्रकार का तंत्र पढ़ा दिए ना। पहला पोषण पढ़ा दिए थे, दूसरा पाचन, तीसरा श्वसन 3 और उत्सर्जन परिवहन 5 पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कौन करता है। लास्ट क्लास जो हुआ था वो उत्सर्जन तंत्र का ही हुआ था, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। पाचन तंत्र है तो उसमें पाचन होगा, श्वसन तंत्र है तो उसमें सांस लेने से संबंधित बातें होगी, और आपका परिवहन तंत्र है तो उसमें परिवहन से संबंधित बातें होगी। अब उत्सर्जन तंत्र है तो उसमें उत्सर्जित पदार्थों से संबंधित बातें होगी। मैंने आपको बोला था कि जो उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर निकलना। तो अपशिष्ट पदार्थ मतलब बेकार पदार्थ जो शरीर को नहीं चाहिए, तो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है तो वो क्या कहलाएगा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन था क्या, मैं तो बहुत फ्लो में चला गया, क्वेश्चन कुछ और ही है, कोई बात नहीं। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, कौन करेगा, ये करेगा आपका साथियों मलद्वार करेगा। कौन करेगा, मलद्वार करेगा। क्योंकि साथियों बड़ी आंत में क्या होगा, जैसे छोटी आंत में तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और जो जल बच जाता है, पानी पीते हैं, पानी का अवशोषण कहाँ होगा, बड़ी आंत में। तो जो अनपचा भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत उसको रेक्टम में देता है, तो मलद्वार के माध्यम से वो बाहर निकलता है। तो बोल रहा कि उत्सर्जन करता है, बड़ी आंत उत्सर्जन नहीं करता, बल्कि वो उसको रेक्टम के पास भेज देता है। तो मलद्वार करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना, मलद्वार यहाँ क्या करता है, उसको बाहर कर देता है। समझ गए ना बात को। चलिए नेक्स्ट है, मुख गुहिका बोलिए, मुख गुहा बोलिए या मुख बोलिए, एक ही बात है। बकल के बेटी, माउथ के बेटी, एक ही बात है, ठीक है ना। कह रहा है कि मुख गुहा मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। तो भाई देख लो, मुख गुहा जो किसका पार्ट है, सिंपल सी बात है सर, ये तो पाचन में आप पढ़ाए थे मैं, तो पाचन तंत्र का हिस्सा है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लायक ही नहीं है और कुछ, ठीक है ना।
मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? बताइए। मैंने आपको बताया था साथियों, जब हम भोजन खाते हैं तो पूरा पाचन कहाँ होता है? तो पूरा पाचन होता है सर छोटी आंत में। आपने कई बार इस चीज़ को बताया हुआ है, ठीक है बात है। क्वेश्चन आएगा कि भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है? जो भी भोजन खाएं हम, वो पूरा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब सर पाचन तो हो गया, तो खाली भोजन पचने से थोड़ी ना होगा, उसका अवशोषण भी होना चाहिए ना। देखिए पूरा भोजन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले साथियों क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण का मतलब क्या होगा? भोजन को अंदर लेना, यानी कि मुंह में लेना। तो सबसे पहला प्रोसेस अंतःग्रहण होगा। उसके बाद क्या होगा? पाचन। अब जब भोजन को अंदर ले लेंगे तो भाई क्या होगा? वो पचेगा ही। जब पाचन भी हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? जब भोजन पच गया तो उसको करना है अवशोषण। क्या करना है? अवशोषण करना है। समझ गए ना? अवशोषण के बाद फिर क्या होगा? यानी कि ये 3 प्रोसेस से आपका गुजरता है। ये 3 प्रोसेस साथियों आपका देगा। अवशोषण के बाद हमारा शरीर क्या करता है? वृद्धि करता है। अवशोषण जब हो जाएगा पोषक तत्वों का, जो भी भोजन में है उसका जब अवशोषण हो जाएगा सभी कोशिकाओं तक ब्लड के माध्यम से, तो फिर क्या होगा? शरीर में हमारा वृद्धि विकास होगा। उसके बाद क्या होगा? यानी कि अवशोषण के बाद हमारा हो जाएगा परिवहन। क्या होगा? परिवहन होगा। क्या होगा? परिवहन। और परिवहन के बाद साथियों क्या हो जाएगा? हमारा परिवहन के बाद हो जाएगा उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन हो जाएगा। समझ गए ना? ये मनुष्य में आपको हम बताएं, किस में बताएं? मनुष्य में आपको बताएं। समझ गए ना बात को? तो इस तरह से प्रोसेस साथियों आपका होगा, ठीक है ना। अगर अमीबा में पहुंच जाएगा तो यहीं परिवहन के बदले वो स्वांगीकरण, यानी परिवहन में सिंपल सी बात है, सभी जगह अवशोषित पदार्थ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? हमारा विकास वृद्धि करेंगे। समझ गए ना बात को? तो खैर ये परिवहन वाला बात आगे आएगा नहीं, सिंपल ये 3 चीज़ आएगा। ये क्वेश्चन जब आएगा ना तो बता देंगे। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? पूछ रहा था मानव शरीर के किस भाग में अवशोषण होता है? तो भोजन पचेगा कहाँ? छोटी आंत में। तो अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। मैंने आपको बताया था विलाई के बारे में। किसके बारे में बताया था? विलाई। यहाँ पर ये विली लिखा है, इसको हिंदी में अंकुर कहते हैं, लेकिन इस विली को कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में विलाई लिख दिया जाता है। विली विलाई एक ही बात है, इसको हिंदी में अंकुर कहते हैं। दोनों याद रखें जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रेलवे जो ऐसा है बायोलॉजी में खास करके जानबूझकर वो वर्ड ऐसा देता है कि इंग्लिश को इंग्लिश में लिख देगा, हिंदी को इंग्लिश कर देता है, मतलब ऐसे उलटफेर करके वो देता है। तो दोनों याद रखें, खास करके बायोलॉजी सब्जेक्ट में। समझ गए ना? वर्ड को इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो साथियों जो आपका छोटी आंत में क्या होती है, जो हमारा से छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत होता है इस प्रकार से। इसमें क्या होती है? उंगली नुमा उभार होते हैं। इस उंगली नुमा उभार को क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं, जो कि भोजन को अवशोषण करते हैं। भोजन का क्या करते हैं? भोजन को अवशोषित करते हैं। तो विलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी डिटेल हमने पढ़ाया हुआ। रक्तचाप। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। रक्तचाप का मतलब क्या हुआ? अरे हिंदी में, इंग्लिश में इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर सुने हैं कि नहीं सुने? बिल्कुल सुने होंगे। तो ब्लड प्रेशर को ही हिंदी में रक्तचाप कहते हैं। समझ गए ना? तो ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? तो देखेंगे डॉक्टर साहब रखता होगा, छोटा मोटा यंत्र रखता है, उसको क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर साथियों चिकित्सक, चिकित्सक का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर। तो रक्तचाप को मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग करता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। हालांकि ये परिवहन तंत्र का क्वेश्चन है, लेकिन आगे कोई बात नहीं, कर लेते हैं जब लिख दिए तो, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? 1000 बार बोल चुके हैं पाचन तंत्र में। तो कौन सा पाया जाता है साथियों? एमाइलेज। एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में। टाइलिन का ही दूसरा नाम क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज बोलिए, टाइलिन बोलिए, एक ही बात है। समझ गए ना बात को? तो ये कहाँ पाया जाता है? आपका लार में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत में, अच्छा, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि आपके जो आपके शाकाहारी जीव होते हैं ना, जो आपके शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव कौन होते हैं? तो बोलिएगा सर शाकाहारी का तो मतलब वही होता है कि जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उसी को शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे हिरन हो गया, गाय हो गया, अपना खरगोश हो गया, है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। ये लोग पेड़ पौधे को ही खाते हैं। तो इन लोग ये पेड़ पौधे खाते हैं साथियों, यानी कि हरे पेड़ पौधे खाते हैं। तो हरे पेड़ पौधों में साथियों क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बात को सुनना, कॉपी पेन लेके बैठे को नहीं बैठे। मैं इस बात को शुरू में बोलना भूल गया, तो अभी याद लिख देता हूँ, क्योंकि चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ ना, वो आप कैसे याद रखोगे? वो तो लिख कर याद रखोगे, क्योंकि ये तो PDF में मैं लिखूंगा फिर मिटा जाएगा। PDF तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा बात जो हम बोलते हैं तो उसको आपको ध्यान रखना है ना। कॉपी में लिखते जाओगे तब ना, इसलिए कहता हूँ कॉपी पेन लेकर बैठा करो। एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताऊंगा उसको लिख लेना, बहुत ज़्यादा वो काम का चीज़ होता है। समझ गए ना? तो साथियों पेड़ पौधों में क्या होता है? उसके पत्तियों में सेल्यूलोज पाया जाता है। अब बोलेंगे सर ये सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज को इंग्लिश में भी सेल्यूलोज ही बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है।
सेलुलोज क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, लेकिन जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, जटिल। जटिल का मतलब बहुत बड़ा। हम लोग इसको नहीं पचा सकते। हम लोग घास खाते हैं, अरे हम लोग घास खाते हैं, हम लोग पेड़ पौधा खाते हैं, नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि खाएंगे तो उसको पचा ही नहीं पाएंगे। लेकिन बकरी अगर घास खाएगी तो पचा लेती है। काहे कि उस घास में क्या पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत बड़ा जटिल एक कार्बोहाइड्रेट है। इसको पचाने के लिए हमारा आंत जो है, छोटी आंत जो, क्योंकि पचेगा पूरा कहाँ, आंत में ही पूरा पचेगा, तो आंत बड़ा होना चाहिए ना पचाने के लिए, क्योंकि सेलुलोज जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और हमारा आंत जो है वही 6 से 7 मीटर लंबा होता है, ज़्यादा होता भी नहीं है। तो इस सेलुलोज को पचाना हमारे लिए कठिन है, इसलिए हम लोग घास नहीं खाते हैं। तो घास कौन खाएगा? कौन खाएगा? जिसका छोटी आंत बड़ा होगा। तो साथियों, जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या जो गाय। तो गाय क्या है? ये आपका शाकाहारी जीव है, जिसका आंत बड़ा होता है हम लोग से। अच्छा, बाघ, मनुष्य, शेर, ये सब क्या होता है? ये भी बाघ भी क्या होता है? ये भी मांसाहारी होते हैं। मनुष्य भी मनुष्य मांस नहीं खाता, तो बिल्कुल खाता है। शेर भी मांसाहारी। तो बाघ, मनुष्य, शेर, इनका आंत एक जैसा होता है, लेकिन गाय का आंत एक जैसा नहीं होता है। इनका आंत इन सभी की अपेक्षा बड़ा होता है, क्योंकि गाय सेलुलोज को पचाता है। समझ गए रीजन? चलिए, निम्न में कौन सा अमाशय में बनने वाला, एक मिनट, कौन सा बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? देखिए, अमाशय में बात करें तो पेप्सिन साथियों क्या एक प्रकार का प्रोटीन पूछ रहे हैं। हाँ, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय में एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है रेनिन। क्या है? रेनिन। रेनिन भी क्या करता है? ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन साथियों, पेप्सिन और रेनिन जो है ना, ये आपका क्या होता है? इनएक्टिव होते हैं। पेप्सिन को क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेप्सिन, रेनिन को प्रोरेनिन। ये इनएक्टिव रूप में HCl में अमाशय में उत्पन्न होते हैं। लेकिन HCl क्या करता है? इसको एक्टिव कर देता है। समझ गए नहीं बात को? उम्मीद है समझ गए। तो पेप्सिन, रेनिन दोनों अमाशय में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, जो कि एंजाइम है, जो कि प्रोटीन को पचाते हैं। पेप्सिन आपका प्रोटीन को पचाएगा। जो दाल में प्रोटीन है ना, भुट्टे में प्रोटीन है ना, गेहूं में आपका है, तो गेहूं में प्रोटीन आपका पाया जाता है। ग्लूटिन नामक प्रोटीन गेहूं में भी पाया जाता है। समझ गए ना? और रेनिन जो एंजाइम होता है आपका, ये दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये स्पेशल प्रकार का प्रोटीन है, जो कि दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। समझ गए ना? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा अमाशय में? तो पेप्सिन आपका अमाशय में। HCl ये भी अमाशय उत्पन्न करता है। समझ गए ना? चलिए, पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित होता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट साथियों होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है सर? एक प्रकार का पोषक तत्व है। रोटी में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, गन्ना में देखने को आपको मिल जाएगा, आलू में देखने को मिल जाएगा। जो मीठे पदार्थ हैं उसमें आपको देखने को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, अलग अलग अपने रूपों में। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर पचाना है तो उसको एंजाइमों की मदद से सबसे छोटे वाले पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, इन सब में तोड़ना पड़ता है, तभी उनका कार्बोहाइड्रेट का पाचन संपूर्ण रूप से होगा। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अगर अमीनो एसिड में टूट जाए तो उसका संपूर्ण पाचन हो जाएगा। तो पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो अमीनो एसिड में। अगर वसा की बात करें कि वसा को पचाने के लिए इसको किस में तोड़ना पड़ेगा? सबसे छोटा रूप इसका क्या होगा? तो सबसे छोटा रूप इसका हो जाएगा वसीय अम्ल। क्या हो जाएगा? वसीय अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल। देखो, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट बोले तो इसको लिख लो, ठीक है ना? वसा का सबसे छोटा रूप क्या है? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। यानी कि वसा को पचाने के लिए हमें उसे वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ना पड़ेगा, तो वो पच जाएगा। समझ गए ना बात को? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन को पचाना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड, ठीक है ना? 20 अमीनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन बनता है। ये भी लिख लो, 20 अमीनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन बनता है, ठीक है? लिख लो इस पॉइंट को। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? अभी जस्ट बताए हैं, सेलुलोज को नहीं पचा सकता, क्योंकि सेलुलोज पचाने के लिए बड़ा आंत चाहिए, और हम लोग का 6 से 7 मीटर लंबा आंतें होता है। कौन पचा सकता है सेलुलोज को? बकरी, गाय, है ना, हिरन, ये सब पचा सकता है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी, ये सब बताई दिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना? लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? देखिए, लैक्टोज सबसे पहले बताता हूँ, लैक्टोज क्या होता है? सर कुछ भी नहीं है, लैक्टोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है? देखिए, लास्ट में जौ देखने को मिलेगा ना, तो समझिए कि वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। सेलुलोज, लास्ट में जो आ रहा है, लैक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, आ रहा है कि नहीं, गैलेक्टोज, तो लास्ट में जो देखने को मिलेगा तो समझिए कि वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। हालांकि एक दो अपवाद होता है, जैसे स्टार्च में लास्ट में जौ नहीं है तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, तो अपवाद है, लेकिन लगभग आपका लास्ट में जौ देखने को मिलेगा ना, तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना?
तो लैक्टोज क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। किस में पाया जाता है, लैक्टोज आपका दूध में पाया जाता है। दूध मीठा लगता है ना, क्यों, इसी लैक्टोज के कारण दूध मीठा लगता है, समझ गए ना। तो लैक्टोज असहिष्णुता, असहिष्णुता का मतलब क्या हुआ, असहिष्णुता का मतलब हो गया कि किसी चीज़ लैक्टोज को पचाने में असमर्थ हो जाए। असहिष्णुता का मतलब असमर्थ, अनेबल, तो लैक्टोज को पचाने में असमर्थ होना लैक्टोज असहिष्णुता कहलाता है। तो मैं बहुत बड़ा ऑप्शन है, मैं सीधा यहाँ इसका देखता हूँ ऑप्शन नंबर 4 में। एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दूध उत्पादन में पाए जाने वाले शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। पचेगा सभी चीज़ कहाँ, तो बोलेंगे सर छोटी आंत में। तो छोटी आंत में अब समझ ले दूध खाएं, दूध भी पचना चाहिए, नहीं पचेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो कहाँ पचेगा सर, वही बात, छोटी आंत में पचेगा, हमें अच्छे से पता है। तो दूध खाएं, दूध भी पचेगा हमारा छोटी आंत में। तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज है। कौन सा, लैक्टोज है। तो लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा ना। एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दूध उत्पाद में पाए जाने वाले शर्करा, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, समझ गए ना, शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। अब चूंकि लैक्टोज को अगर पचाना तो इसको और छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, जिसका छोटा पार्ट कार्बोहाइड्रेट ही है। यानी ग्लूकोज क्या है, सॉरी लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट ग्लूकोज हो गया, तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है, छोटी आंत में तोड़ ही नहीं पाएगा। तोड़ ही नहीं पाएगा मतलब क्या है, मतलब क्या है साथियों, यहाँ पर लैक्टोज को तोड़ने में असमर्थ है, तो लैक्टोज असहिष्णुता हो गया, सिंपल सी बात है, समझ गए ना। चलिए, निम्न में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा है। मानव के आहार नाल का हिस्सा नहीं है, श्वास नली, मलाशय, ग्रास नली, ग्रसनी। तो श्वास नली है, देख के ही पता चलता है श्वास नली जो है ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है, बाकी ये सारे आपके पाचन तंत्र के हिस्सा है। तो श्वास नली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना। चलिए, खूर वाले जानवर के, खूर समझते हैं ना, समझते होंगे। खूर वाले जानवर के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। देखिए खूर वाले जानवर कौन हो गए, जैसे साथियों आपका हो गया, जैसे हम बोले भेड़ हो गया, है ना, बकरी हो गया, हिरन हो गया, ये सब क्या होता है, खूर वाले जानवर, इसमें खूर पाए जाते हैं। तो खूर वाले जानवर का जो अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना, वो साथियों रूमेन होता है। क्या होता है, रूमेन। इस रूमेन को ना पेट भी बोलते हैं। रूमेन मतलब क्या होता है, पेट, लेकिन आदमी का पेट नहीं, आदमी का पेट नहीं, खूर वाले जानवर का पेट, रूमेन, समझ गए ना। तो इसका जो अमाशय का जो पहला पार्ट होता है साथियों वो रूमेनी होता है, और ये सबसे बड़ा भाग होता है, समझ गए ना, रूमेन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, रूमेन मतलब क्या हो गया, रूमेन मतलब ये हो गया खूर वाले जानवर आपका हो गया, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना, जो मतलब जुगाली भी करते हैं, जैसे बकरी जुगाली करता है ना, तो उसको हम रूमेन कहते हैं, ठीक है ना, जुगाली करने वाले जानवर को रूमेन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बोल ही दिए, यकृत क्या होता है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यकृत से क्या निकलता है, तो निकलता है पित्तरस। क्या निकलता है, पित्तरस। और ये पित्तरस कहाँ जमा होता है, सर पित्ताशय में जमा होता है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, यकृत का। ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, देखिए ये तीनों चीज़ बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, तीनों चीज़ बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब क्या हो सर, जो एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करे उसे ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर में पाए जाने सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत भी ग्रंथि है। ग्रंथि इसको क्यों बोले सर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पित्तरस का निकाल रहा है। अब चूंकि पित्तरस हालांकि एंजाइम नहीं होता, ना ही एंजाइम होता है, ना ही हार्मोन होता, लेकिन हार्मोन का मतलब सॉरी जो ग्रंथि का मतलब यहाँ ये भी होता है कुछ ना कुछ पदार्थ निकाले, कुछ ना कुछ पदार्थ निकाले। तो यकृत क्या करती है, पित्तरस तो निकालती है ना, तो ये भी कुछ ना कुछ पदार्थ निकाल लिया लिक्विड फॉर्म में, तो इसीलिए इसको ग्रंथि ही बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आंतरिक ग्रंथि। अगर बोलेगा कि शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि, आंतरिक का मतलब अंदर, तो यकृत होगा। क्या होगा, यकृत। या ऐसे बोलेगा शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो ये भी फिर भी क्या होगा, यकृत ही होगा, समझ गए ना। इसलिए ये भी देखिए, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया। मानव शरीर में निम्न में किसका सबसे बड़ा है, तो आकार तो यकृत का है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो वही बात है, यकृत आपका होगा, ठीक है ना। अच्छा बोलेगा कि मानव शरीर का लिख लो, इस पॉइंट को लिखा करो भाई, इसलिए बोलते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य रूप से ग्रंथि बताइए, यानी कि बाह्य ग्रंथि, सबसे बड़ा बाह्य ग्रंथि तो वो होगा त्वचा होगा। क्या होगा, त्वचा। अगर बोलेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ग्रंथि, तो आपका क्या होगा, यकृत होगा। बाह्य ग्रंथि त्वचा, समझ गए ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। अच्छा, सही कथन नहीं है, तो पढ़ते हैं इसको, क्या करा, सही कथन नहीं है। यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है, यकृत और अमाशय का स्राव अमाशय में जाता नहीं,
गलत बात है। यकृत से जो पित्तरस निकलता है वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में। अग्नाशय से जो आपका अग्नाशय रस निकलता है वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो ये कह रहा है अमौसम जाता है, ये तो गलत है। अच्छा पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है, सही नहीं है ना, तो यही तो आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। ए नंबर सही नहीं है ना, ये नंबर सही नहीं है। बाकी ये सारे क्या है, सही है। बाकी सब ऑप्शन को पढ़ लेना। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ यानी कि जिसको जठर ग्रंथियाँ अमौसम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और सेलेस्मा मुक्त करती है, बिल्कुल सही बात है, हमने आपको पढ़ाया हुआ अच्छी तरीके से। सेलेस्मा अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट बोल रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। तो गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन 1 गलत है। तो आखिर होना क्या चाहिए सर, यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में नहीं जाता है बल्कि छोटी आंत में जाता है, लेकिन ऑप्शन क्या कर रहा है, अमाशय जाता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है हमारा, तो 21 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए आंसर हो जाएगा, समझ गया। फिर देखिए पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। बट देखिए क्वेश्चन आ गया ना, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है ना। तो क्या है देख लेते हैं, पहले क्या होगा, अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण। तो हमारा तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है, डी ही करेक्ट है, ठीक है, डी ही करेक्ट है हमारा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उत्सर्जन होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, भोजन को अंदर ही लेंगे ना, तो भोजन को अंदर लिए, फिर पचेगा, फिर अवशोषण होगा। उसके बाद हालांकि यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए, स्वांगीकरण, चलो वो नहीं दिया, हटा उसको, परिवहन होना चाहिए, वो भी नहीं दिया है। तो उत्सर्जन, चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उत्सर्जन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि डी हमारा सीक्वेंस सही है पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के जैसा होता है। साथ ही जो अमाशय हमारा होता है ना, अमाशय कुछ इस तरह से होता है, अमाशय हमारा साथ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, पेट जिसको बोलते हैं। तो देखिए ये आपको जे के जैसा दिख रहा है, जे के जैसा, ये जे के जैसा दिख रहा है, जे के जैसा, क्या दिख रहा है, जे के जैसा, इसलिए अमाशय यानी कि पेट हमारा कैसा दिखता है, जे के आकार का जैसा दिखता है। या आम भी याद रख लीजिए, आम के आकार का भी दिखता है। अगर पूछ दे कि किस हमारे अंग की कौन सी आकृति आम के जैसे दिखती है, तो पेट या अमाशय या जे के जैसे भी अमाशय, ठीक है ना। चलिए निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो मैंने आपको बहुत प्रकार के एंजाइम बताए हैं कि अग्नाशय से निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रिप्सिन साथियों जो आपका है अग्नाशय से निकलता है। और आपका एमाइलेज भी आपका कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। हालांकि एमाइलेज एंजाइम लार में ही पाया जाता है, शुरू में ही बोल दिए, एमाइलेज कहाँ से निकलता है, लार से भी निकलता है, और एमाइलेज आपका अग्नाशय से भी निकलता है। और ट्रिप्सिन, तो ऑप्शन के अनुसार ट्रिप्सिन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रिप्सिन। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, क्यों। देखिए साथियों, जब भी हम स्वादिष्ट भोजन देखते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हमारा माइंड उस पर प्रतिक्रिया देता है। माइंड क्या देता है, प्रतिक्रिया देता है, और जीभ से लार टपकने लगता है। तो जीभ से लार टपकने लगा मतलब पानी आ गया। तो ये क्यों होता है साथियों, ये मस्तिष्क के कारण होता है, तंत्रिका तंत्र पर इसका कंट्रोल है, यानी कि तंत्रिका तंत्र इसको कंट्रोल करता है। तो तंत्रिका तंत्र कहीं नहीं लिखा है, तंत्रिका तंत्र कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर। स्नायु संबंधी नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा तंत्रिका संबंधी, ठीक है ना, तंत्रिका संबंधी, तंत्रिका कर लीजिएगा यहाँ पर, तंत्रिका संबंधी यानी नर्वस सिस्टम का इसका कंट्रोल होता है, ठीक है ना। क्योंकि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मैसेज को पहुँचाता है, मैसेज को लाता है, पूरा चीज़ें समझ गए ना बात को। तंत्रिका ऊतक मैंने आपको पढ़ाया है ना, ऊतक वाले चैप्टर में। निम्न जानवरों में किसकी अपेक्षा अधिक लंबी आंत है, तो ये बता ही दिया आपको, है ना, ये हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन है लोमड़ी, कुत्ता, बाघ, खरगोश। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, किसका छोटी आंत बड़ा होगा, समझ गए ना, कमेंट कीजिएगा। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान, कितना, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा ना, तो दांत आपका सड़ने लगता है, मतलब एनामेल कमजोर होने लगता है, समझ गए ना, 5.5 से कम। दंतवल्क, वही दंतवल्क जिसको इनेमल भी कहते हैं, शुरू में ही बताए थे। दंतवल्क साथियों आपका जो है किससे बना होता है, जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। तो आपका साथियों ये मैंने बोला था कि एनिमल जो आपका साथियों जिसको दंतवल्क हिंदी में कहते हैं, ये कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस तो दोनों को जब मिलाते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है ना। चलिए, और एसिड के कारण वो क्या होता है, दांत खराब होने लगता है। जब आप मुंह नहीं धोइएगा खाना खा के, तो जो आपके भोजन जो फंस जाते हैं ना दांतों में, तो वहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, उसको एसिड में बदल देते हैं। अब मुंह धोइएगा नहीं है, दांत में एसिडिटी बढ़ जाएगा, तो इनेमल जो है उसका परत में क्षय होने लगता है, कमजोर होने लगता है, समझ गए ना। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। देखिए अभिग्राहक का मतलब समझ, अभिग्राहक का मतलब होता है रिसेप्टर। क्या होता है, रिसेप्टर का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देगा। जैसे मान चलिए कि आप भोजन खाएं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जो भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा, रिसेप्टर के माध्यम से। तो ये कौन सा रिसेप्टर, जो आपका स्वाद वाला रिसेप्टर बताने के लिए, तो उसका नाम साथियों है रस संवेदी अभिकारक। क्या है, रसवेदी, ध्यान रखिएगा,
रस स्वेदी अभिकारक एक रिसेप्टर है जो कि आपको क्या बताता है, स्वाद का पता लगाता है। जैसे अब स्वाद का इकाई कहाँ होती है, अरे स्वाद का इकाई कहाँ होती है, सब सिंपल सी बात है, स्वाद का इकाई जीभ पर ही हो, क्योंकि जीभ से ही हमें टेस्ट का पता चलता है। ऐसे तो पता नहीं चलता है कि नमक है कि नहीं, मीठा है कितना, खट्टा, ये सब पता कहाँ चलता है, मुंह में लेने के बाद। और मुंह में मतलब जीभ पर जैसे रखते हैं तो जीभ पर पाई जाती है स्वाद कलिकाएं, जो कि साथियों क्या करती है, स्वाद का पता लगाने में मदद करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्वाद का पता लगाने के लिए रस संवेदी अभिकारक। चलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ना। निम्न में से डैश ऑक्सीजन के साथ, अच्छा निम्न में से डैश ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो कौन होगा, ये तो बहुत इजी, ग्लूकोज क्या करेगा, सॉरी एक मिनट गलती मार दिया ना। निम्न में से डैश ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यहाँ कुछ और क्वेश्चन में कुछ और समझ लिया था। तो साथियों यहाँ पर दिए गए हैं क्या, ये तो फालतू पगलाने के लिए दे दिया, ये ऑप्शन पगलाने के लिए रेलवे ने दिया था। ठीक है ना, ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज भी पगलाने के लिए दिया, यहाँ पर एक्चुअली ग्लूकोज के बदले उसको कार्बोहाइड्रेट लिखना चाहिए। ठीक है ना, खैर कोई नहीं, हमें तो समझना है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन ज़्यादा ऊर्जा देता है, तो ज़्यादा ऊर्जा वसा देता है। अगर 1 ग्राम वसा खाएंगे ना, 1 ग्राम वसा खाएंगे तो 1 ग्राम वसा पचेगा ना, तो आपको साथ पता है कितना होगा, 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलता है 1 ग्राम वसा से, समझ गए ना। और 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाने से, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं तो पता है उससे कितना ऊर्जा मिलेगा, उससे मिलेगा आपको 4 किलो कैलोरी। लिख लो ना इस पॉइंट को कि 9.3 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा मिलेगा 1 ग्राम वसा से, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है ना, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। ठीक है ना, वसा। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीकरण का मतलब समझ गए ना इस पॉइंट को, कि आप नहीं समझे। ऑक्सीकरण का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन जूट कर उसमें विघटन करना। अरे भाई कितना बात आपको बता दिया, श्वसन तंत्र में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है कि भोजन का विघटन कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन आएगा, ग्लूकोज का छोटा पार्ट, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन आता था तभी वो टूट का ऊर्जा मिलता था। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। ठीक है, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या। देखिए साथियों, ये जो कोलिफॉर्म, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये क्या है आपका, बैक्टीरिया का नाम। बैक्टीरिया सुने ना, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं। तो एक कॉलीफॉर्म साथियों कहाँ पाया जाता है, हमारे छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। तो पानी में अगर कॉलीफॉर्म है तो समझिए कि पानी प्रदूषित है, तो बोलेंगे मानव अपशिष्ट से संदूषण। ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म संबंधित क्या है, सबसे पहले समझिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब साथियों, इसको हिंदी में चयापचय कहते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 तरह से बनता है, थोड़ा हम ऊपर यहाँ पर बताते हैं। मेटाबॉलिज्म साथियों 2 तरह से, MET मेटाबॉलिज्म जो बनता है ना, वो 2 प्रकार से मिलकर बनता है। एक एनाबॉलिज्म है, अभी हिंदी भी लिख देंगे, इसका चिंता नहीं करना है। एनाबॉलिज्म और प्लस में कैटाबॉलिज्म, यानी कि मेरे भाई एनाबॉलिज्म और प्लस कैटाबॉलिज्म मिला देंगे तो क्या बन जाता है, मेटाबॉलिज्म बन जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सभी क्या साथियों आपकी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं कहलाती है, जो भी चीज़ क्रियाएं हो। अब एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, एनाबॉलिज्म में जो भी भोजन खाते हैं उस भोजन का टूटना, शरीर में भोजन यानी भोजन क्या है हमारा, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका टूटना ही क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म को साथियों, एनाबॉलिज्म को हिंदी में पता है क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं उपचय। एनाबॉलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, उपचय का। देखो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको नहीं लिखोगे तो बहुत बड़ा आपका घाटा है। फिर एक कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें भोजन का साथियों, गलत क्या बोल दिया हम, उल्टा बोल दिया लगता है ना साथियों, 1 मिनट। एनाबॉलिज्म में साथियों आपका क्या होगा, एनाबॉलिज्म में भोजन का निर्माण होगा, यानी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा। जो प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में होता है वो किस प्रोसेस से, एनाबॉलिज्म प्रोसेस से। लिख लेना, इसको करेक्ट करना, ठीक है ना, बोले में थोड़ा हो जाता है तो कर लेना भाई थोड़ा सा। एनाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होगा, इसमें कार्बनिक पदार्थों का, प्रोटीन का, अमीनो अम्ल का, इस सब का क्या होता है, निर्माण होता है, हमारा न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। किस प्रोसेस में, एनाबॉलिज्म प्रोसेस में। और कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ का विखंडन होता है, यानी कि टूटता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खाएं, उन सब का क्या होगा, विखंडन होगा, तभी ना पचेगा। तो विखंडन होगा पोषक तत्वों का किस प्रोसेस में, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में। और निर्माण होगा किस प्रोसेस में, एनाबॉलिज्म प्रोसेस से। और ये दोनों प्रोसेस जब मिल जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि अच्छा कैटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं अपचय। क्या कहते हैं, अपचय। एनाबॉलिज्म को उपचय और कैटाबॉलिज्म को अपचय, दोनों में बता ही दिया आपको क्या क्या होता है। और दोनों जब मिलता है तो मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय बन जाता है, या उपचय अपचय बन जाता है। समझ गए ना बात को। चलिए तो इस वाला ऑप्शन में आपका है शरीर, 1 मिनट,
शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रिया, बिल्कुल सही बात है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, अभी बोली दिया ना, सरल अणु मतलब छोटे अणु, जटिल अणु मतलब बड़े अणु। तो सरल अणुओं से छोटे अणु, जो कि एनाबॉलिज्म में भी होगा। उपचय और अपचय, तो सब बात है, तो ऑप्शन डी सभी चीज़ें सही है। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा देखिए कौन नहीं है? यकृत तो हैवे क्या है, अमाशय हैवे क्या है, मुंह हैवे क्या है, हृदय नहीं है। हृदय थोड़ी कुछ पाचन करता है, तो हृदय नहीं है, हृदय परिसंचरण तंत्र का पार्ट है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडंट पाए थे? देखिए होमोडंट का मतलब पता है क्या था? होमोडंट का मतलब होता है समदंती। क्या होता है? समदंती, मतलब जिसके दांत एक जैसे दिखते हो, एक प्रकार के दिखते हो, उसे होमोडंटी कहते हैं। तो साथ ही जो मछली होता है ना, मछली में सारे दांत, उसके सारे दांत एक जैसे दिखते हैं, तो मछली क्या होगा? होमोडंटी। अच्छा हम लोग कैसे होंगे? हमारा दांत कैसा है? तो बोलेंगे सर हमारा दांत तो सब दांत एक जैसा नहीं दिखता है, तो हमारा दांत होता है विषमदंती। क्या होता है? विषमदंती। और विषमदंती को ही इंग्लिश में हेट्रोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा दांत एक जैसा नहीं होता है, तो हमारा दांत क्या होता है? विषमदंती। और हमारा दांत एक और विशेषता होती है जिसको द्विदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विदंती। द्विदंती का मतलब साथियों क्या हुआ? जो दांत दो बार आए उसे द्विदंती कहते हैं। अब चूंकि हमारा दांत दो बार आता है ना, क्योंकि पहले बच्चा वाला दांत हमारा टूट जाएगा, एक बार बच्चा में आएगा वो दांत टूट जाएगा, फिर बड़ा वाला दांत आएगा, यानी कि वयस्क अवस्था में दांत आएगा, तो इसलिए हमारा दांत क्या होता है? द्विदंती होता है और विषमदंती होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए ड्यूडोनम, देखिए ड्यूडोनम डैश का भाग बताए थे ना, अरे बताए थे कि नहीं बात? छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, और एक होता है आपका ड्यूडेनम, हो गया ना, ड्यूडेनम, फिर आपका हो गया इलियम, एक मिनट, ILEYM, इलियम, और एक आपका हो गया जेजुनम, ठीक है ना, जेजुनम। सबसे पहले डेडुनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा एलियम। तो ये सारे क्या हैं? छोटी आंत के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख लो ड्यूडेनम पूछा तो किसका पार्ट है? छोटी आंत का। अगर बड़ी आंत का पूछे तो बड़ी आंत का भी क्या होता है? तीन पार्ट होता है। एक आपका होता है साथियों आपका बड़ी आंत का सीकम। क्या होता है? सीकम, कोलोन और एक रेक्टन। तो ये साथियों आपका क्या होता है? ये तीनों बड़ी आंत का पार्ट है, तो इन सबको भी याद रखिए, ठीक है ना। चलिए तो पूछ रहा था छोटी आंत का, सॉरी ड्यूडेनम किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट। पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में शामिल होता है। अच्छा, पाचन तंत्र में जो मौजूद रस होता है जिसको गैस्ट्रिन जूस कहते हैं, हिंदी में जठर रस कहते हैं, तो ये डैश में शामिल होता है। तो किस में शामिल होता है साथियों? HCl में शामिल होता है, ठीक है ना। चलिए हमारा दंतवल्क, वही बात है इनेमल, ये तो बता ही दिया आपको हम अच्छे से। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? देखिए भोजन से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसको किस में मापते हैं? जूल में नहीं मापते हैं। अरे जूल तो भाई बहुत छोटा है, छोटा मात्रक है, तो हम इसको क्या मापते हैं? बड़े मात्रक में, यानी कि इसको मापते हैं कैलोरीज में। किसे मापते हैं? कैलोरीज में। तब ना बोले आपको कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिला। हम जूल बोले थे? कभी नहीं बोले थे, जबकि ऊर्जा ही मिल रहा है, और ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है, लेकिन जूल छोटा मात्रक है, कैलोरी बड़ा मात्रक है, तो कैलोरी में मापेंगे, ठीक है ना। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो वो आपका है, वो साथियों आपका क्या है? जिगर है। इस जिगर को क्या कहते हैं? यकृत। जिगर को ही यकृत, लीवर सब इसी कहते हैं। क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है? मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित मतलब फिर से बन सकता है, कौन साथियों? वो आपका यकृत है। लीवर जो हमारा होता है ना, लीवर अगर कहीं से टूट फूट जाता है तो लीवर में पाई जाती है हेपेटिक कोशिका। तो हेपेटिक कोशिका में खासियत यह है कि वो जहाँ से टूटी फूटी है वहाँ से वो फिर से पुनर्जनन का प्रोसेस कर देता है, यानी कि फिर से बन जाता है। अगर थोड़ा सा लीवर को काट भी दे तो वो आपका साथियों क्या है? फिर से वहाँ उत्पन्न हो जाता है, जहाँ से काटा हुआ भाग से नया लीवर बन जाता है। मतलब पुनर्जनन का प्रोसेस होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि पुनः विकसित हो जाता है। तो जिगर को लीवर यकृत कहते हैं। देख रहे कितना नाम है, देख रहे हैं ना। चलिए मानव शरीर में कंठ को, अच्छा ये इसको हटा देते हैं ना, ये आपका साथ श्वसन तंत्र का क्वेश्चन। तो श्वसन तंत्र में इसको करेंगे, क्यों इसमें हटा देंगे, इसको हटा देते हैं। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? देखिए बोले थे ना, जीव के ऊपर क्या पाया जाता है? स्वाद कलिका। कोई भी भोजन खाते हो तो लगता है ना, अरे यार नमक नहीं है इसमें, स्वाद का पता चलता है कि नहीं चलता है? क्या देख के पता कर सकते हैं कि नमक है, कम है, कि खट्टा है, मीठा है? देख के पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक जीभ पर नहीं लेंगे तब तक पता नहीं कर पाएंगे। अच्छा क्यों पता कर पाते हैं? क्योंकि जीभ पर पाई जाती है स्वाद कलिकाएं। और कितनी स्वाद कलिकाएं? 2000 से 8000 के बीच पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना है, समझ गए ना। चलिए एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना लंबा होता है? तो 9 मीटर लंबा होता है। अगर यहाँ पर मीटर नहीं देगा तो 30 फीट याद रखिएगा। कितना फीट? 30 फीट याद रखिएगा। साथियों आहार नाल का मतलब क्या होता है? आहार नाल का मतलब होता है भोजन हमारे शरीर में लेने के बाद जहाँ जहाँ से गुजरता है उसे आहार नाल कहते हैं। तो भोजन कहाँ लेंगे? मुंह में, अंतिम पार्ट गुदा तक।
मतलब भोजन का पूरा प्रोसेस होकर बेकार पदार्थ गुदा तक निकलेगा ना, तो मुंह से लेकर गुदा तक जो आहार नाल हुआ इसकी लंबाई 9 मीटर होती है, या फीट में इसको 30 फीट बोलेंगे, तो 9 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, मीटर में पूछा था तो मीटर में पूछा जाएगा तो 9 मीटर आंसर हो गया, ठीक है ना। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है, तो देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ना। यह एक अजैविक पदार्थ है, तो मुझे तो यही गलत लग गया। भोजन हमारा साथी अजैविक नहीं होता, भोजन जैविक होता है। अब बोलेंगे सर कैसे, बताइए। अजैविक का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपका जो कि निर्जीव पदार्थों से प्राप्त हो, जो कि निर्जीव पदार्थों से प्राप्त हो उसे अजैविक बोलेंगे। लेकिन हमारा भोजन तो जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है। हमारा भोजन जो भी दाल चावल आटा जो भी खा रहे हैं तो सब पौधे से प्राप्त होता है, तो पौधा तो हमारा सजीव है, तो ये गलत बोल रहा है ना, ये बोल रहा है अजैविक नहीं, हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो जैविक पदार्थ है। तो गलत पूछ रहा तो भाई ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी तो सब ऑप्शन सही ही होगा। देख पढ़ ले, क्या पढ़ लेते हैं एक बार, चलो सब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह एक रासायनिक क्रिया देता है, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ही वो टूटते हैं छोटे छोटे अणुओं में। यह एक जैविक पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही बात है, क्योंकि भोजन खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगा हमें। तो गलत पूछ रहा तो ऑप्शन ए गलत है। किस प्रक्रिया के दौरान आहार नली में भोजन आता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, एक मिनट, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आता है तो सबसे पहले भोजन कहाँ रखते हैं, मुंह में, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःग्रहण। शुरू में ही बोले थे ना, अंतःग्रहण होता है, तो अंतःग्रहण, ठीक है ना। अंतःग्रहण के बाद क्या होगा, पाचन, पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण, अवशोषण के बाद क्या होगा, अवशोषण के बाद क्या होगा, उत्सर्जन, ठीक है ना। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। मैंने आपको बोला था कि जैसे मुंह में भोजन लेते हैं तो मुंह में तो पूरा पाचन होगा नहीं, वो कहाँ जाएगा, अमाशय में, फिर अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। तो मुंह से जो अमाशय में भोजन जाता है वो ग्रास नली के माध्यम जाता है, तो गति करते हुए जाता है ना, गति करते हुए जाता है, तो उस गति को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टलेसिस मोशन बोलते हैं। बता दिया था आपको डिटेल में, हम थ्योरी में, ठीक है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। देखिए बोले थे आपको, अच्छे से बोले थे नहीं बोले थे, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप ग्लूकोज, प्रोटीन का अमीनो अम्ल, और वसा का वसायुक्त अम्ल या वसीय अम्ल, और प्लस में ग्लिसरॉल, ठीक है, बता दिए थे शुरू में ही। पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है, पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है, शुरू में ही बोल दिया, पहला क्वेश्चन यही था, पाइसीकरण, पहला क्वेश्चन यही था। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। देखिए अग्नाशयी रस में साथ जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन का पाचन मतलब अमीनो एसिड में उसको परिवर्तित करना, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा, 50 क्वेश्चन टोटल है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया, भोजन के पाचन प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। देखिए भोजन के पाचन की प्रक्रिया, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, भोजन जो हम खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है वो कैसी होती है, किस प्रकार से होता है, तो रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। देखिए उष्मा ऊर्जा तो करेक्ट है, रासायनिक ऊर्जा भी करेक्ट है। समझिए बातों क्या होता है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा मतलब हो गया यहाँ पर साथियों कि भोजन जो आपका, जैसे आप खाएं तो ग्लूकोज टूटा यहाँ पर, तो यहाँ पर रासायनिक प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज टूटा तो रासायनिक प्रोसेस हुआ और उससे हमको ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा मिला मतलब उष्मा मिला। अरे भाई उष्मा, ऊर्जा का कई रूप होते हैं। ऊर्जा को आप क्या, ऊर्जा को ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका रूप बदल सकते हैं। तो ऊर्जा मिलता है तो उष्मा के रूप में, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कहाँ से यहाँ पर भाई आएगा, यांत्रिक तो कोई नहीं है। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश होता है। प्रकाश क्या हमें रोशनी मिल जाता है भोजन खाने से, नहीं, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, गलत, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, तो ये आपका क्या साथियों, ये आपका ग्रसनी, शुरू में बता देते। ग्रसनी साथियों आपका भोजन भी गुजरता है और आपका सांस जो लेते हैं वायु वो भी गुजरता है, तो ऑप्शन ग्रसनी करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये 50 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आपका कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा श्वसन तंत्र का क्वेश्चन आएगा। कौन सा आएगा, श्वसन तंत्र का, एक ही वीडियो में इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, जो वादा किए हैं वो उसको हम जरूर पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।